Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो एटॉमिक फिजिक्स के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जीमान इफेक्ट को। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जीमान इफेक्ट क्या होता है, जीमान इफेक्ट कितने टाइप का होता है, नॉर्मल जीमान इफेक्ट क्या होता है, एनोमलस जीमान इफेक्ट क्या होता है और उसके अलावा इनके क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जीमान इफेक्ट क्या होता है। तो जीमान इफेक्ट का मतलब होता है कि जब हम किसी एटम को, है ना, जब किसी एटम को हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, जब किसी एटम को हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसकी जो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है वो 3 से ज़्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस में टूट जाती है। तो उसकी सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है वो 3 और मोर देन 3 स्पेक्ट्रल लाइंस में ब्रेक हो जाती है। तो इस इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं? जीमान इफेक्ट। ठीक है, 3-4 तरह के इफेक्ट देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पर। एक होता है जीमान इफेक्ट, एक होता है रमन इफेक्ट, है ना, और एक होता है स्टार्क इफेक्ट। तो हर किसी का अपना अपना यूज है, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, एक्सटर्नल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि कौन सा इफेक्ट किस फील्ड के अंदर आ रहा है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं जीमान इफेक्ट की। तो जीमान इफेक्ट कब आ रहा है? जब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी एटम को रखा जा रहा है। और एटम को जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा है तो उसकी जो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है, मतलब जब वो ट्रांजिशन करता है एक सब लेवल से दूसरे सब शेल के अंदर, जब वो ट्रांजिशन करता है तो उसकी जो एक ट्रांजिशन लाइन होती है वो एक से ज्यादा लाइंस में, 3 या 3 से ज्यादा लाइंस के अंदर वो टूट जाती है। तो उसको हम कहते हैं जीमान इफेक्ट। जो जीमान इफेक्ट है वो 2 तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल जीमान इफेक्ट और एक होता है एनामोलस जीमान इफेक्ट। सबसे पहले हम बात करें नॉर्मल जीमान इफेक्ट। नॉर्मल जीमान इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब जो सिंगल पार्ट स्पेक्ट्रल लाइन है, जब किसी एटम की सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है वो केवल 3 लाइंस में ब्रेक हो रही है ना, वो केवल इसमें ब्रेक हो रही है, वो 3 लाइंस में ब्रेक हो रही है। इस बात को ध्यान रखना, स्पेशली जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जब वो 3 लाइंस में ब्रेक हो रही है तो ऐसा जो इफेक्ट है उसको हम कहते हैं नॉर्मल जीमान इफेक्ट। नॉर्मल जीमान इफेक्ट के अंदर जो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है वो 3 लाइंस के अंदर ब्रेक होगी, जबकि एनामोलस जीमान इफेक्ट के अंदर ये जो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है ये मोर देन 3 लाइंस में ब्रेक होगी। तो नॉर्मल जीमान इफेक्ट जो है इसमें स्पिन का कंसेप्ट हम यूज नहीं करते। हमने जो पढ़ा है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉर्मल जीमान इफेक्ट में यूज नहीं किया जाता। तो नॉर्मल जीमान इफेक्ट में स्पिन ऑफ का जो इलेक्ट्रॉन है उसका कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया जाता। इसके अलावा जो नॉर्मल जीमान इफेक्ट है उसका ट्रांजिशन हमें सिंगलेट की जो स्टेट्स होती है, जो एटम की सिंगलेट स्टेट का मतलब जब उसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसमें हमें ये ज्यादा देखने को मिलता है। क्वेश्चन यहां से कैसे निकलते हैं कि नॉर्मल जीमान इफेक्ट क्या होता है, कितनी लाइंस में जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो कितनी लाइंस में ब्रेक होती है, क्या कौन कौन से इसमें जो आपको कॉन्सेप्ट है वो दिखना है, यानी कि यहाँ पर ऑर्बिटल स्पिन होगा या जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा या स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। तो जो नॉर्मल जीमान इफेक्ट है उसमें स्पिन इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज नहीं होता है और ये ज्यादातर कहाँ देखने को मिलता है? सिंगलेट स्टेट में देखने को मिलता है। अब क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के स्पिन का कॉन्सेप्ट नहीं है तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का, यानी कि यहाँ पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आने वाला है। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आएगा तो हमें ये भी पता है कि अगर और एंगुलर मोमेंटम है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट भी जनरेट होगा। हम ऑलरेडी ये वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं पीछे वाले लेक्चर्स में कि जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वैल्यू हम लिखते हैं -μb/h/L, जहां पर μb जो होता है वो होता है बोहर मैग्नेटॉन, जहां पर μb जो होता है बोहर मैग्नेटॉन। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, 2 चीजें होती हैं, एक होता है न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, एक होता है बोहर मैग्नेटॉन। तो न्यूक्लियर मैग्नेटॉन इज फॉर प्रोटॉन, है ना। ये जो न्यूक्लियर मैग्नेटॉन है उसमें जो मास आएगा, जो रेसिप्रोकल में आप मास लिखते हैं वो आता है प्रोटॉन का, जबकि हम जब बोहर मैग्नेटॉन की बात करते हैं तो उसमें जो मास आता है वो आता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। इस चीज को आप ध्यान रखना, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो यहां से ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू मैंने लिख ली। अब जब इसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो यहाँ पर एनर्जी डेवलप होगी, है ना, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है कि जो एनर्जी है वो क्या होता है? P.E ना, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट। इसी तरह से हमने मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में भी ये पढ़ा है कि जब मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक मोमेंट से डॉट प्रोडक्ट कराया जाएगा तो क्या आएगी? एनर्जी आएगी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया? वो हो गया μL, और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या हो गई? B। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देगा? एनर्जी देगा। अब ये जो एनर्जी है यहाँ पर हमने μL की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया। μL की वैल्यू क्या है? μb/h/, और ये L मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? B के साथ। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा μb/h/,
एल बी कॉस थीटा। यहाँ से बी को मैंने इसके साथ मिला के लिख दिया तो ये बन गया म्यू बी अपॉन एच कट और ये हो गया एल कॉस थीटा। अब हमने स्पेस क्वांटाइजेशन के अंदर पढ़ा था कि एल कॉस थीटा जो है वो क्या होता है, जेड कंपोनेंट होता है इसका, एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। सिमिलरली स्पिन के लिए भी यहाँ पर होता है, वो होता है एस कॉस थीटा, वो भी जेड कंपोनेंट होता है किसका, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का। तो यहाँ पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात चल रही है तो एल कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एल जेड लिख सकते हैं। क्वांटम मैकेनिकली हम ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एल जेड जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, एम एच कट होती है। तो यहाँ पर हमने एल जेड को रिप्लेस कर दिया किससे, एम एच कट के साथ। तो ये एच कट से एच कट कैंसिल हो गया, हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, एम म्यू बी इंटू बी। एम म्यू बी इंटू बी, ये एम का मतलब मास या वो चीज नहीं है, एम का मतलब है मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नंबर, तो उससे रिलेटेड ऑर्बिटल जो मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट नंबर। ठीक, फिर उसके बाद इनिशियल लेवल पर अगर एनर्जी लिखे तो इसको लिख दिया मैंने एम आई, फाइनल लेवल पर एनर्जी को लिखेंगे तो वो हो जाएगा एम एफ। तो ट्रांजिशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई एफ माइनस ई आई, दैट इज इक्वल्स टू एम एफ म्यू बी बी माइनस एम आई म्यू बी बी। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो डेल्टा ई है या ई जो है वो होता है एच न्यू, तो डेल्टा ई हो जाएगा एच डेल्टा न्यू। न्यू का मतलब है फ्रिक्वेंसी और डेल्टा न्यू का मतलब हो जाएगा डिफरेंस इन फ्रिक्वेंसी, या इसको हम एक नाम और देंगे शिफ्ट, है ना, शिफ्ट। आगे चल के इसको और नाम दिया जाएगा, वो आगे चल के बात करेंगे। तो यहाँ से डेल्टा न्यू की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ई एफ माइनस ई आई अपॉन एच। तो ई एफ माइनस ई आई की वैल्यू हम यहाँ से ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करें तो एम एफ माइनस एम आई म्यू बी पी अपॉन एच, ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। उसके बाद इसको अगर मैं रीशफल करके लिखूं या रीअरेंज करके लिखूं तो इस तरह से लिखा जा सकता है, और फाइनल फॉर्मूला हमारे पास ये बन जाएगा जो कि डेल न्यू यानी कि फ्रिक्वेंसी शिफ्ट का फॉर्मूला दे रहा है, और वो फॉर्मूला क्या आ रहा है, एम एफ माइनस एम आई ई बी अपॉन 4 पाई एम। ये वाला जो एम है, ये वाला जो एम, ये है मास, ये वाला जो एम है ये है मास। ठीक है, ये जो एम लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है मास, और इसके अलावा ये वाला जो एम है ये मास नहीं है, ये है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। फिर आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद यहां सिलेक्शन रूल लगेगा, जब ट्रांजिशन होगा तो सिलेक्शन रूल हम लगाते हैं, हमने इसके लास्ट लेक्चर में भी देखा था। तो सिलेक्शन रूल क्या लगेगा, ये डेल्टा एम की जो वैल्यू है एम एफ माइनस एम आई है, तो इस डेल्टा एम की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 प्लस माइनस 1 ना, इस डेल्टा एल की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 और से प्लस माइनस 1। जब ये 0 होगा, डेल्टा एम की वैल्यू 0 होगी, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पोलराइजेशन, को हम बोलेंगे लीनियर पोलराइजेशन, लीनियर पोलराइजेशन। जब इस डेल्टा एम की वैल्यू लेस देन 0 होगी यानी कि -1 होगी, तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट सर्कुलर पोलराइजेशन, लेफ्ट सर्कुलर पोलराइजेशन। ये मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में भी बताया है। और जब डेल्टा एम की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इसको हम बोलेंगे राइट सर्कुलर पोलराइजेशन, राइट सर्कुलर पोलराइजेशन। ठीक है, ये 3 नाम इनको दिए जाएंगे। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फॉर लेफ्ट सर्कुलर पोलराइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट, फॉर राइट सर्कुलर पोलराइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट, फॉर लीनियर पोलराइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट। अच्छा, इनको एक और नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है पाई, इसको बोला जाता है माइनस सिग्मा, और इसको बोला जाता है प्लस सिग्मा। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में यानी कि ये शिफ्ट जो फ्रिक्वेंसी का है इसके फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जब डेल्टा एम 0 होगा तो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली बात है क्या दिख रही है, 0 दिख रही है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो डेल्टा एम की वैल्यू 0, तो ये शिफ्ट कितना हो जाएगा, 0। माइनस वाली बात होगी जब ये यहाँ पर बनेगा माइनस डेल्टा एल न्यू, और जब पॉजिटिव है तो उसमें आएगा डेल्टा न्यू नॉट। डेल्टा न्यू नॉट जो है जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ई बी अपॉन 4 पाई एम। डेल्टा न्यू नॉट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ई बी अपॉन 4 पाई एम। इसको हम कहेंगे जीमान शिफ्ट, है ना, इसको हम क्या नाम देंगे, जीमान शिफ्ट। कई क्वेश्चन में इसकी वैल्यू भी निकालने को पूछी जाएगी। जैसे कि आपको यहाँ पर ट्रांजिशन दिखाया गया है, ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ है, डी से पी में है, कहाँ से कहाँ है, डी से पी में है ट्रांजिशन दिखाया गया है। 1D2 से और 1P1 में ट्रांजिशन दिखाया गया है। जब कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है ना, जब कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है यानी कि फील्ड की वैल्यू 0 है, तो एक सिंगल जो लाइन आ रही है, स्पेक्ट्रल लाइन है, वो दिखाई दे रही है जब फील्ड की वैल्यू 0 है। जब फील्ड की वैल्यू 0 नहीं है तो उस केस में ये इतनी सारी कंडीशन बन रही है। ये बनेगी कैसे वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो डी है, डी
डी कौन सा सबशेल हो गया? डी के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एम की वैल्यू कितनी आएगी। तो एस के लिए एल की वैल्यू जो होती है वो होती है 0, टी के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी 1 और डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। तो इसके लिए जो इसका मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होगा एम, उसकी वैल्यू कितनी होगी 2l+1। कितनी होगी 2l+1, यानी कि हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 5, 2 टू 4 इंटू 5, 5 वैल्यू होगी। और 5 कहाँ से कहाँ तक होगी? ये वैल्यू होगी माइनस एल से और प्लस एल तक। कहाँ से कहाँ तक? माइनस एल से और प्लस एल तक। तो माइनस एल यानी कि -2, -1, 0, 1 और 2। तो सबसे पहले तो हमने जो एम जे है, एम जे जो एल आएगा यानी कि मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, उसके अकॉर्डिंग ये डी जो सबशेल है इसको हमने स्प्लिट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है, हमारे पास जो वैल्यू आई थी किसकी? ई की। ई की जो हमारे पास वैल्यू आई थी, ये वाली वैल्यू, ये वाली एम म्यू बी। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, एनर्जी की वैल्यू लिख दी। जैसे इसके लिए एम की वैल्यू -2 है तो ये बन जाएगा -2 म्यू बी बी। ये वाला बन जाएगा -1 आएगा यहाँ पर म्यू बी बी, यहाँ पर म्यू बी बी, ये हो जाएगा 2 म्यू बी बी और ये हो जाएगा 0। इसी तरह से ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है? डी से और पी में हो रहा है। पी के लिए एल की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो इसके लिए जो टोटल जो स्प्लिट होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे। और -1 से और कहाँ तक होंगे? 1 तक होंगे। तो ये लिखा जाएगा -1, ये लिखा जाएगा 0 और ये लिखा जाएगा 1। इसके लिए जो एनर्जी ये जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी माइनस म्यू बी बी और ये बनेगा म्यू बी बी। अब देखो ट्रांजिशन किस तरह से हो रहा है। ट्रांजिशन के लिए हमने ये लाइंस बना रखी है। ये है m बराबर 2, यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है? 2 है। और यहाँ पर क्या है? m की वैल्यू 1 है। अब ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होगा? सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग होगा। सिलेक्शन रूल क्या कह रहा है कि डेल्टा m की वैल्यू 0 और +-1 है ना, इस केस में हम ट्रांजिशन करा रहे हैं। तो जब मैं यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करा रहा हूँ m बराबर 2 से 1 में, है ना, तो कितना आ रहा है? +1 आ रहा है। कितना आ रहा है? +1। ये m बराबर 2 है, ये m बराबर 1 है, तो ट्रांजिशन हो गया कितना? 1 +1 आया। यहाँ देखो m की वैल्यू कितनी है? 1 है और यहाँ m की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो भी ट्रांजिशन हो गया। फिर यहाँ देखो, यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है? 0 है और यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है? -1 है। यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है? -1 है। तो यहाँ पर ट्रांजिशन का कितना हुआ? 0 हुआ और ये हुआ -1। 0 माइनस -1 तो ये हो गया 1। ठीक, अब ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है? डी से पी में। तो फाइनल कौन सा है? पी और इनिशियल कौन सा है? डी। तो ये सारे के सारे कौन से हो जाए? माइनस हो जाएंगे, है ना, क्योंकि 1 - 2 यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 -1 और ये हो जाएगा -1 से कहाँ तक? 0 तक। तो ये सारे के सारे कौन से ट्रांजिशन हो गए? ये लेफ्ट पोलराइजेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एम की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, वो +-1 और 0 वाला रूल फॉलो होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर देखो सेकंड नंबर पर, सेकंड नंबर पर देखो तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। ये कितना हो गया? 0। यहाँ पर 0 है और ये भी कितना है? 0। तो डिफरेंस कितना हो गया? 0। यहाँ पर कितना है? -1 है और यहाँ पर भी कितना है? -1 है, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया? 0। तो यहाँ पर ये कौन सा हो गया? लीनियर पोलराइजेशन। इसी तरह से ये वाला जो पोलराइजेशन है ये कौन सा हो जाएगा? राइट सर्कुलर पोलराइजेशन। इस तरह से आपको पोलराइजेशन की वैल्यू बनानी है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3, तो ये कितने स्प्लिट हो गए? ये सिंगल स्प्लिट लाइन जो है, जो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन थी, ये 3 स्पेक्ट्रल लाइन में टूट गई। एक जो है लेफ्ट सर्कुलर पोलराइजेशन, एक ये टोटल ये हो गया कौन सा? ये लीनियर पोलराइजेशन, और एक ये राइट सर्कुलर पोलराइजेशन। टोटल लाइंस कितनी बनी है? टोटल लाइंस बन गई 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और एक ये पूरी की पूरी क्या कहला रही है? स्पेक्ट्रल लाइन। ये एक स्पेक्ट्रल लाइन, ये एक स्पेक्ट्रल लाइन, ये लेफ्ट सर्कुलर पोलराइजेशन, ये लीनियर पोलराइजेशन और ये राइट सर्कुलर पोलराइजेशन। तो उसके बाद तो जो हमने अभी ये एग्जाम्पल देखा, तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो एक स्पेक्ट्रल लाइन है जिसकी फ्रिक्वेंसी न्यू थी, वो ब्रेक हो गई 3 स्पेक्ट्रल लाइंस में, जिनकी फ्रिक्वेंसी क्या क्या आ गई? न्यू प्लस डेल न्यू। एक की आ गई न्यू और एक की आ गई न्यू माइनस डेल न्यू। तो इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल जिमान इफेक्ट। और जो हमारे पास वैल्यू आई डेल न्यू नॉट, जिसको हमने लिखा EB/4πm, इसकी वैल्यू को हमने क्या लिखा? EB/4πm, उसको हम क्या कहते हैं? जीमान शिफ्ट कहते हैं। फिर बात कर लेते हैं एनामोलस जिमान इफेक्ट की। एनामोलस जिमान इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि यदि स्पेक्ट्रल लाइन, जो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है, वो 3 लाइंस के अंदर ब्रेक हो रही है, तो उसको हम कहते हैं जिमान इफेक्ट, नॉर्मल जिमान इफेक्ट। और यदि वो 3 से ज्यादा लाइंस के अंदर ब्रेक हो रही है, देन इट इज कॉल्ड एनामोलस जिमान इफेक्ट। यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है वो मोर देन 3 लाइंस के अंदर ब्रेक होगी, देन इट इज कॉल्ड एनामोलस जिमान इफेक्ट। एनामोलस जिमान इफेक्ट के अंदर हम जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है उसका कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे। यहाँ पर एनामोलस जिमान इफेक्ट के अंदर
इलेक्ट्रॉन की स्पिन का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा। इसके पहले जो हमने नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट पढ़ा था वहां पर केवल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम कंसिडर कर रहे थे। यहाँ पर हम जो स्पिन मोमेंट है, स्पिन इलेक्ट्रॉन की, वो भी हम कंसिडर करेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट तो आएगा ही आएगा, साथ में यहाँ पर क्या आएगा, जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी कंसिडर होगा। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, ये वाली वैल्यू होती है, और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ये होती है। तो यहाँ पर अब दोनों कंसिडर किए जा रहे हैं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी और ऑर्बिटल स्पिन मोमेंट भी। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कंसिडर हो रहा है और स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कंसिडर हो रहा है। तो अगर दोनों कंसिडर हो रहे हैं तो यहाँ पर फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, और टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो वेक्टर सम होता है किसका, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का। तो जे की वैल्यू हो गई एल प्लस एस, ये वेक्टर सम है ना, ये कौन सा सम है, वेक्टर सम है, वेक्टर सम। और म्यू जे यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू, ये इक्वल नहीं होगा, ये वेक्टर सम के बराबर नहीं होगा। तो इसको हम डिफाइन करने के लिए क्या लिखेंगे, इस म्यू एल का यानी कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का जे कंपोनेंट लेंगे, यानी कि जेड जो डायरेक्शन है उसके अंदर इसका कंपोनेंट लेंगे। सिमिलरली जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसका भी हम जो जे है यानी कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे, जे डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो वो कंपोनेंट लेके हमने लिख लिया कॉस एल डॉट जे, ये डॉट आएगा और यहाँ पर भी एस डॉट जे आएगा। तो यहाँ से ये म्यू एल का मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास है, म्यू एस के मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी है, ये दोनों यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी। फर्दर इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, मैंने वो सिंप्लीफिकेशन वाला जो स्टेप है वो हटा दिया, उसकी जरूरत हमें है नहीं क्योंकि डेरिवेशन हमें नहीं चाहिए। तो फाइनल हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, म्यू जे की वैल्यू आएगी, वो आएगी जी जे म्यू बी अपॉन एच कट। ये जो जे है, ये वाला जे, ये है टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम। जी जो जी फैक्टर होता है, लैंडे जी फैक्टर होता है, इसकी वैल्यू की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस जे प्लस 1 प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 अपॉन 2 जे प्लस 1। या इसके अलावा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर अपॉन 2 जे स्क्वायर। एनर्जी करेक्शन जो होगा इसके अंदर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो अभी वैल्यू लिखी जा रही थी जब सिर्फ ऑर्बिटल में एंगुलर मोमेंटम था तो वो लिखा जा रहा था म्यू एल, इनके केस में वो लिखा जा रहा था म्यू एस, अब लिखा जाएगा म्यू जे। यहाँ आ जाएगा म्यू जे डॉट बी, म्यू जे की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जी डॉट जे म्यू बी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा जी म्यू बी अपॉन एच कट और जे, और ये कौन सी डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। उसके बाद क्वांटम मैकेनिकली अगर हम यहाँ पर वैल्यू लिख दें तो क्वांटम मैकेनिकली जैसे वो वैल्यू बन गई थी एम एल म्यू बी बी, ये वैल्यू बन जाएगी एम जे जी म्यू बी बी, है ना। क्या वैल्यू बन जाएगी, एम जे जी म्यू बी बी। मेरे हिसाब से आप ये कोरिलेट कर पा रहे हैं, ये वैल्यूज मैंने कैसे लिखी हुई है। जिस तरह से एम एल के लिए जो वैल्यू होती है माइनस एल से एल तक होती है, उसी तरह से एम जे के लिए जो वैल्यूज चलेंगी वो कहाँ से कहाँ तक चलेंगी, माइनस जे से जे तक चलेंगी। तो इनिशियल लेवल पर जो एनर्जी की वैल्यू है वो होगी एम जे आई जी आई म्यू बी बी, फाइनल वैल्यू इसकी हो जाएगी। जब ट्रांजिशन करेंगे तो कुछ उसी तरह का फॉर्मूला बनेगा जो हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के केस में बना था। तो ई बी अपॉन 4 पाई एम यहाँ पर भी बना था, ई बी अपॉन 4 पाई एम यहाँ पर भी बनेगा। यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा, वहां पर जब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमने लिखा था तो उसमें जी फैक्टर नहीं था, यहाँ पर सिर्फ जी फैक्टर का और यूज हो रहा है। तो जी फैक्टर के साथ हम किसकी वैल्यू लिख देंगे, जो मैग्नेटिक टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, उसकी वैल्यू भी लिख देंगे, फाइनल और इनिशियल। ये डेल्टा एम की वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि और सिलेक्शन रूल यहाँ पर क्या बनेगा, वहां पर बना था 0 प्लस माइनस 1, यहाँ पर भी बनेगा 0 प्लस माइनस 1। ये एक जो एग्जांपल है सोडियम D1 D2 लाइन का, इसको आप खास ध्यान रखना, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि D1 लाइन है तो D1 लाइन का जो ट्रांजिशन होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, 2p हाफ से लेकर 2s1/2। ये 1/2 जो है इसको अगर जो मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं इसको, 2s प्लस 1, यहाँ पर होता है हमारा एलिमेंट और ये होता है जे। तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है किसकी लिखी हुई है, जे की। ये है मल्टीप्लिसिटी, ये जो लिखा हुआ है 2s प्लस 1 ये है मल्टीप्लिसिटी, यहाँ से हम स्पिन की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और ये p और s यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, l की वैल्यू मिल जाएगी। तो D1 लाइन जो है उसके दो ट्रांजिशन होंगे, एक होगा T हाफ, और एक जब T हाफ हम लिखेंगे तो यहाँ से J की जो वैल्यू है, J की वैल्यू कितनी आ रही है, 2p हाफ से लेके कहाँ तक हो रहा है,
एस हाफ के लिए हो रहा है। तो 2s हाफ के लिए अगर हम वैल्यूज लिखें, जे की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ हो गई। एस है यहाँ पर, तो एस के लिए एल की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। और उसके अलावा जो स्पिन है, स्पिन स्पिन कैसे निकालेंगे, स्पिन निकालते हैं 2s प्लस 1 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 2 के। तो s 2s की वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो ये जो s है, s शेल सब शेल है, उसके लिए j की वैल्यू आ गई 1/2, l की वैल्यू 0 और s की वैल्यू 1/2। ये तीनों वैल्यू हम इस फॉर्मूला में रखेंगे। यहाँ पर जो हमने g फैक्टर का फॉर्मूला निकाला था, यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे। जब ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हमें g की वैल्यू मिल जाएगी, और ये जो g की वैल्यू आएगी यहाँ से निकल कर वो कितनी आएगी, 2। तो ये g की वैल्यू 2 आ गई। इसी तरह से हम 2p हाफ के लिए लिखेंगे, तो 2p हाफ के लिए j की वैल्यू कितनी है, वह हाफ, p की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1, और s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो यहाँ से भी हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, g की, और g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। इसी तरह से हम d2 लाइन के लिए निकालेंगे, तो d2 लाइन के लिए हमारे पास जो बनेगा ट्रांजिशन का, वो बनेगा 2p 3/2 से कहाँ तक, s हाफ तक, s हाफ और s 3/2। तो ये बनेगा 2p 3/2 से 2s हाफ तक, और एक बनेगा 2s 3/2। तो इन दोनों के लिए हम वैल्यू निकालेंगे, एक के लिए g की वैल्यू आएगी 2 और एक के लिए आएगी g की वैल्यू कितनी, 4/3। g की वैल्यू 4/3। अब ये इसका जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है वो बना के दिखाई हुई है। सबसे पहले जब b की वैल्यू 0 है, तो b की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है। 3p हाफ से ये कहाँ तक आ रही है, 2s हाफ तक, और 2p हाफ से ये कहाँ तक आ रही है, 2s हाफ। ठीक है। और ये जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं है, तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन है वो सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है। सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो वो ट्रांजिशन देखो जरा, जैसे ये वाला है, ये कौन सा हो गया, लेफ्ट सर्कुलर पोलराइजेशन, ये हो गया लीनियर, और ये हो गया राइट सर्कुलर। यहाँ पर आप डिफरेंस देखो, यहाँ पर वैल्यू कितनी है, m की हाफ है, और यहाँ पर भी कितनी है, हाफ है। डिफरेंस कितना हो गया, 0। यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 3/2, और ये जो डिफरेंस आ रहा है ये 3/2 है, और यहाँ पर ये कहाँ पर आ रही है, हाफ तक ही आ रही है ना, ये हाफ तक आ रही है। 3/2 माइनस हाफ, हाफ हो गया ये, यानी कि 1 के अकॉर्डिंग हो गया। -1 कर देंगे क्योंकि हाफ माइनस 3/2 करना है। और ये वाली लाइन देखो आप, ये वाली लाइन देखोगे तो इसमें कितना है, हाफ है, और ये भी कितना है, माइनस हाफ है। तो माइनस हाफ और ये माइनस हाफ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पर हमें 3 लाइन मिल गई, 3 लाइन यहाँ पर मिल गई, और 4 लाइन यहाँ पर मिल गई। तो 4 ये हो गई और 3 ये हो गई, कितने हो गई, 7, और 3 ये हो गई, टोटल कितनी हो गई, 10। तो D1 D2 ट्रांजिशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 10। टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो हमें यहाँ पर मिल रही हैं वो कितनी मिल रही है, 10 लाइंस मिल रही है। इन द प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड सोडियम D1 D2 लाइन ब्रेक इनटू 4 and 6 लाइंस रेस्पेक्टिवली नोन एज एनोमलस जीमान इफेक्ट। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो किस तरह के बनते हैं। हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस आर अलाउड इन 3p to 3s ट्रांजिशन, 3p to 3s ट्रांजिशन इन सोडियम इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ पूछा है 3p से 3s में। 3p से 3s में देखो कितनी आ रही है टोटल, 1 और 2। तो टोटल लाइंस कितनी बन रही है, 2 बन रही है। जब एब्सेंस है मैग्नेटिक फील्ड की, तो टोटल लाइंस कितनी बन रही है, 2। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 2। फिर उसके बाद हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस अपीयर्स ड्यू टू जीमान स्प्लिटिंग ऑफ द 2p हाफ टू 2s हाफ ट्रांजिशन ऑफ सोडियम। तो ट्रांजिशन ऑफ सोडियम कहाँ से कहाँ तक है, 2p हाफ से और 2s हाफ। तो 2p हाफ से देखो, तो ये 2p हाफ वाला ये है, से कहाँ तक, 2s हाफ। तो टोटल कितनी लाइंस बन रही है, 1 2 3 और 4। तो टोटल लाइंस कितनी बन गई है, 4 बन गई। तो यहाँ जो टोटल लाइन बन गई है वो कितनी बन गई है, 4। फिर उसके बाद हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस अपीयर ड्यू टू जीमान इफेक्ट ऑफ 2p 3/2 टू 2s हाफ, 2p 3/2 टू 2s हाफ। तो 2p 3/2 से देखो और 2s हाफ, तो ये सारे 3/2 से आ रहे हैं। तो 2p 3/2 से 2s हाफ में देखो कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल लाइंस कितनी आ गई है, ये आ गई 6। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, द प्रोबेबिलिटी दैट अ ट्रांजिशन बिटवीन द जीमान सब लेवल इन 2p हाफ टू 2s हाफ ट्रांजिशन ऑफ सोडियम विल प्रोड्यूस अ लीनियर पोलराइजेशन। लीनियर पोलराइजेशन का मतलब है कि जहां पर डेल्टा एम की वैल्यू 0 हो। तो डेल्टा एम की वैल्यू 0 हो, तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स देखो यहाँ पर। तो 2p हाफ से 2s हाफ में टोटल लाइंस कितनी बन रही है, 4। उसमें वो देखो कि डेल्टा एम वाली m0 जिसमें आ रहा है वो लाइन कौन कौन सी है। तो डेल्टा m0 किस किस में आएगा, यहाँ पर देखो ये कितना है, हाफ है, और यहाँ हाफ से हाफ जा रहा है तो ये हो गया 0। फिर यहाँ पर देखिए आप, ये है माइनस हाफ से कहाँ तक जा रहा है, -हाफ, तो ये भी कितना हो गया, 0।
तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस हैं कितनी, 4, जिसमें लीनियर पोलराइजेशन वाली लाइन कितनी मिल रही है, 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ अकरेंस अपॉन टोटल इवेंट और टोटल लाइंस, है ना। तो नंबर ऑफ अकरेंस कितना हो गया, 2 हो गया, और टोटल कितनी है, 4, तो 2/4, 2/4 कितना हो गया, 1/2, 1/2 का मतलब हो गया 50% प्रोबेबिलिटी। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो गई मिलने की वो कितनी हो गई, 50%। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 1/2, है ना, 1/2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द प्रोबेबिलिटी दैट अ ट्रांजिशन बिटवीन द जीमान सब लेवल 2p½ to 2s½ 2p½ to 2s½ ट्रांजिशन ऑफ सोडियम विल प्रोड्यूस ऑफ लेफ्ट सर्कुलर। तो टोटल कितनी थी, 4, और लेफ्ट सर्कुलर मतलब -1 वैल्यू मिल रही हो, तो वो एक ही मिल रही है, टोटल 4 में से एक मिल रही है। तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई, 1/4। कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई, 1/4। फिर नेक्स्ट पे आइए, द प्रोबेबिलिटी दैट आ ट्रांजिशन बिटवीन द जीमान सब लेवल इन द 2p3/2 to 2s½ 2p3/2 से और कहाँ तक ला रहे हैं, 2s½ तक ला रहे हैं, ट्रांजिशन ऑफ सोडियम विल प्रोड्यूस अ सर्कुलर पोलराइज। सर्कुलर पोलराइज्ड का मतलब है चाहे वो लेफ्ट है चाहे वो राइट है। तो वो टोटल कितनी है, 6 है भाई, वो टोटल कितनी बन रही है, 6। उसमें से 2 कौन सी हैं, लीनियर पोलराइज्ड है, और 4 कौन सी है, सर्कुलर पोलराइज्ड। तो 4 सर्कुलर पोलराइज्ड है और 2 लीनियर पोलराइज्ड है, तो लीनियर पोलराइज्ड को हटा दो, और टोटल अकरेंस कितना हो रहा है, 6 टोटल। तो यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 2/3। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 2/3। तो इस तरह के बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे जो आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। तो इट इज ऑल अबाउट जीमान इफेक्ट। हमने इस वीडियो में देखा कि जीमान इफेक्ट क्या होता है, एनामोलस जीमान इफेक्ट क्या होता है, नॉर्मल जीमान इफेक्ट क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं जीमान इफेक्ट के ऊपर। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।